हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम व्यंजन वर्ण के बारे में सीखेंगे। क्योंकि अगले क्लास में हम लोग जो है स्वर वर्ण पढ़ चुके थे और जान चुके थे। तो चलिए इस वीडियो में हम व्यंजन वर्ण से स्टार्ट करते हैं। व्यंजन वर्ण, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यंजन वर्ण क्या होता है। व्यंजन वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ठीक है, जिसका उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से होती है। उसे हम क्या करते हैं? तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब बात रहा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है। ये चीज जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखिए सबसे पहला नंबर में क्या है कि क से लेकर के अह तक सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। सभी व्यंजन वर्ण होते हैं। क से लेकर के अह तक जितने भी सारे होते हैं वो सारे व्यंजन वर्ण होते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण, अब देखिए दूसरा नंबर में ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ छिपी हुई रहती है, छिपी हुई रहती है। अब देखिए दोस्तों, आप ऐसे जितने भी सारे हम लोग देखते हैं, चाहे क वर्ग हो या च वर्ग हो, ट वर्ग हो, टा वर्ग हो, क वर्ग हो, ये सारा जो है क्या होता है, या फिर य, ल, ल, व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ये सारा जो आप देख रहे हैं वो व्यंजन वर्ण होता है। जैसे ये क में जो है कैसे आपका अ छुपा हुआ रहता है, तो आप इसको अगर क को तोड़ेंगे, क हलंत, क में हलंत आपको लगाना होगा, और क हलंत लगने के बाद ये जो है इससे क्या हुआ कि अ बाहर निकल गया। अब ये क हलंत प्लस अ बराबर क हो गया। उसके बाद आप देखिए ख में ख हलंत प्लस अ, ये ख, या फिर आप देखिए ह, यहां पर देखिए ह हलंत प्लस अ, या फिर आप य दे सकते हैं, य हलंत प्लस अ। ये सब में जो है जितने भी सारे व्यंजन वर्ण होते हैं, सारे व्यंजन वर्ण में और छुपे हुए रहते हैं। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं। यानी ये कह रहा है कि कोई भी व्यंजन वर्ण है, उस व्यंजन वर्ण में अ का छिपा हुआ होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर किसी वर्ण में अ छिपा हुआ नहीं है तो वह आपका व्यंजन वर्ण नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण के प्रकार। अब देखिए ये व्यंजन वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण जो है कितने प्रकार के होते हैं। पहला नंबर की हम बात कर रहे हैं। पहला नंबर में है आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण। उष्ण व्यंजन वर्ण। उसके बाद है अंतः अस्थ व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण। अब देखिए यहां पर दोस्तों, ये स्पर्श का मतलब क्या होता है।
ये स्पर्श का मतलब होता है कि सकना। स्पर्श का मतलब क्या होता है? सकना या टच करना, या टच करना, या इसके अलावा हम बोल सकते हैं घिरना। इसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो घिरना। ये जो है स्पर्श जो देख रहे हैं, क्या होता है कि किसी से जो है छू जाना, या फिर आप ऐसे भी छूना बोल सकते हैं। छूना, सकना, टच करना, घिरना, ये किसी भी व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय अगर जीभ, जिसके उच्चारण में जीभ अथवा मुंह के किसी भी भाग, जैसे हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ से स्पर्श करती है। ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार दोस्तों हम बोल देते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में जीभ अथवा मुंह के किसी भी भाग, जैसे जीभ अथवा मुंह के कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ से स्पर्श करती है। ठीक है। तो स्पर्श करने के बाद जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण, कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, ठीक है, जीभ अथवा मुंह के किसी भी भाग, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ से स्पर्श करती है। और ओठ से स्पर्श करने के बाद, ओठ से स्पर्श करने के बाद वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ से स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। हम बोल सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण जो होता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा ओठ से, इसके अलावा क्या है कि यह स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो इसे जो है वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए ये वर्गीय व्यंजन वर्ण जो है क्या क्या होता है। वर्गीय व्यंजन वर्ण, वर्गीय व्यंजन वर्ण यानी इनको जो है, जैसे कंठ के आधार पर, तालु के आधार पर, मूर्धा के आधार पर, दांत के आधार पर अथवा ओठ के आधार पर बांटा गया है। यानी इनसे किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, किन किन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। अब देखिए यहाँ पर कंठ से हमारा पूरा क वर्ग का उच्चारण होता है। कंठ से क्या होता है? क वर्ग, यानी हो गया आपका क, ख, ग, घ, अंग। ये कंठ से जो है हमारा क वर्ग का उच्चारण होता है। उसके बाद है तालु से। तालु से जो है हमारा च वर्ग का उच्चारण होता है। जैसे हो गया ये च, छ, ज, झ, इया। मूर्धा से क्या होता है? ट वर्ग। जैसे हो गया ट, ठ, ड, ढ, न। इसके अलावा ये र और ये भ का भी उच्चारण मूर्धा से। अब है यहाँ पर दंत, यानी दांत से त वर्ग। त वर्ग जैसे हो गया आपका त, थ, द, ध और ये न। अब ओष्ठ से औष्ठ से जो होता है वो है आपका प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। देखिए दोस्तों, वर्गीय व्यंजन वर्ण, इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि
इनका उच्चारण अलग अलग अंगों के स्पर्श करने से होता है। जैसे कहने का मतलब है कि कंठ से कौन कौन वर्ण का उच्चारण होता है, कंठ से जितने भी क वर्ग होते हैं, क ख ग घ अंग, ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। दूसरा नंबर में है तालु से किनका उच्चारण होता है, तो तालु से च वर्ग में जितने भी सारे वर्ण होते हैं उनका उच्चारण होता है। मूर्धा से किनका उच्चारण होता है, तो मूर्धा से ट वर्ग का उच्चारण होता है। ठीक है, दंत से फिर ता वर्ग हो गया और ओष्ठ से पा वर्ग हो गया। तो इन सारे व्यंजनों का उच्चारण अलग अलग अंगों से होता है, इस कारण से इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमारा स्पष्ट व्यंजन वर्ण हो गया। अब बात करते हैं दूसरा नंबर में उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण। उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण। अब देखिए तालन सौ, मूर्धन सौ, दंत सौ और अब बात रहा भाई उष्ण व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि उष्ण व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें मुख के विभिन्न अंगों से वायु के टकराने पर, ठीक है, वायु के टकराने पर या रगड़ खाने पर ये जो है वायु क्या होती है, गर्म हो जाती है और गर्म होने से जो है बाहर गर्म हवा बाहर निकलती है, तो इसे उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो हमारे जो मुख में जितने भी सारे अंग होते हैं उन अंगों का आपस में क्या होता है कि घर्षण होता है, टकराव होता है और घर्षण और टकराव के कारण जो है वायु गर्म हो जाती है और वायु गर्म होने से जो है मुख से गर्म वायु निकलती है, तो इसे उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो उष्ण या संघर्षी व्यंजन वर्ण में कौन कौन आते हैं, तालन सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ। अब देखिए तीसरा नंबर की हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण करते समय मुख की हवा जो है भीतर ही रह जाती है। जिसके उच्चारण करते समय मुख से जो हवा निकलते हैं वो हवा अंदर ही रह जाती है, इस कारण से इसे जो है हम लोग अंतःस्थ व्यंजन वर्ण करते हैं। अंतर का मतलब होता है अंदर और अस्थ का मतलब होता है समाप्त हो जाना। वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हमारा जो है अंदर ही समाप्त हो जाता है या अंदर ही उसका उच्चारण जो है रह जाता है, उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन वर्ण करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे देखिए य, र, द, व, ये सारा जो है आपका क्या है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक है, देखिए अंतःस्थ व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में जीभ, तालु एवं ओष्ठ आपस में स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के बाद वायु अंदर ही रह जाती है, इसे अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इस अंतःस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अर्ध स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है क्या होते हैं, ये अर्ध स्वर इसलिए होते हैं कि ये जो है स्वर वर्ण भी होते हैं और व्यंजन वर्ण भी होते हैं। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्ण, ये प्रयत्न के आधार पर कितने व्यंजन वर्ण होते हैं? पहला स्पर्श, दूसरा संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी, चौथा नासिक, पांचवा पार्श्विक,
छठा लुंठित, सातवां उत्क्षिप्त और आठवां अर्धस्वर। अर्धस्वर पहला नंबर में हम लोग देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है। जिनके उच्चारण में मुख के दो भिन्न भिन्न अंग, दोनों ओष्ठ नीचे का होंठ और ऊपर का दांत, जीभ की नोक और दांत एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकलती है। उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग की प्रथम 4 ध्वनियां स्पर्श व्यंजन वर्ण होती है। जैसे हो गया क वर्ग का आप लोग देख लीजिए। क वर्ग का क, ख, ग और घ। उसके बाद है च वर्ग का च, छ, ज, झ। ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ। ता वर्ग का त, थ, द और ध। प वर्ग का प, फ, ब और भ। तो ये जो है सारे क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन से बात कर रहे हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में मुख के 2 अंग, ठीक है, 2 अंग जैसे दोनों ओठ हो गया और नीचे का ओठ और ऊपर का दांत। नीचे का ओठ और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे का ओठ और ऊपर का दांत, ठीक है, या फिर जीभ की नोक और दांत जो है एक दूसरे को क्या करती हुए स्पर्श करते हुए हवा बाहर निकलती है, तो इसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे देखिए इन वर्णों के उच्चारण में, ठीक है, इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, होंठ, नीचे का होंठ या ऊपर, ठीक है, नीचे की ओंठ या ऊपर के दांत अथवा जीभ के नोक और दांत को एक दूसरे को क्या करते हैं स्पर्श करते हैं। तो ये हमारा जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं संघर्षी व्यंजन वर्ण का। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये संघर्षी व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें मुख के अलग अलग अवयव एक दूसरे से आपस में रगड़ खाते हुए, ठीक है, आपस में रगड़ खाते हुए हवा बाहर की ओर निकलती है, तो इसे
संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ख, ज, फ, तालव्य स और ये तालव्य स, मूर्धन्य स और ये दंत स, ये जो है आप देख रहे हैं, इसे संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। चलिए हम तीसरा की बात करते हैं, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। दोस्तों देखिए, अब जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख के अलग अलग अवयव आपस में स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते हुए आपस में स्पर्श करने के बाद संघर्ष करते हुए हवा जो है बाहर की ओर निकलती है, उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे इन वर्णों के उच्चारण में पहले क्या होता है कि मुख के जो अवयव होते हैं, जैसे दांत हो गया, ठीक है, जीभ हो गया, तालु हो गया, तो ये आपस में क्या करते हैं, पहले स्पर्श करते हैं और स्पर्श करने के बाद जो हवा जो होता है, हवा जो है संघर्ष करते हुए बाहर की ओर निकलती है, इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे च, छ, ज और ये झ, ये जो आप होता है आपका क्या होता है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। चौथा नंबर, नासिक्य व्यंजन वर्ण। देखिए, अब नासिक व्यंजन वर्ण क्या होता है कि जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है, ठीक है, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण नाक के द्वारा होता है उसे हम नासिक व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो जितने भी वर्ग है, लास्ट वाला देखिए, सबसे पहला नंबर में अंग, इया, ना, ना, मा, ये जो है आपका जितने भी वर्ण है ये नासिक व्यंजन वर्ण कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पांचवा की, पार्श्विक व्यंजन वर्ण। देखिए, पार्श्विक व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में मुख के दो अंग के स्पर्श करने से हवा का मार्ग सकरा हो जाता है, और जिसके पार्श्विक व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में मुख में आपस में दो अंगों के मिलने से हवा का मार्ग, हवा के बाहर निकलने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो इसे पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इसमें क्या आता है, तो लो आता है। अब देखिए छठा नंबर में लुंठित, लुंठित व्यंजन वर्ण। अब देखिए, लुंठित व्यंजन वर्ण क्या होता है, वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है। लुंठित व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है, उसे लुंठित व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे आपका इसमें क्या हो गया भाई, रॉ हो गया, ठीक है। अब सातवां नंबर की हम बात करते हैं, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण। उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसमें, जिसके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करते हुए झटके से वापस आती है, उसे उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब देखिए, उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण में क्या आता है, ये हो गया ड और ये हो गया ढ, ये ड और ढ जो है ये उच्छिष्ट व्यंजन वर्ण में आते हैं। अब देखिए आठवां नंबर में अर्धस्वर, अर्धस्वर व्यंजन वर्ण। अब देखिए, अर्धस्वर व्यंजन वर्ण नाम की तरह ही दिखाई पड़ रहा है। यह वैसा व्यंजन वर्ण होता है जो क्या होता है,
जो स्वर और व्यंजन वर्ण के बीच का होता है उसे अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे यो और ये वो, यो और वो जो है ये हमारा क्या है, अर्ध स्वर व्यंजन वर्ण। अब दोस्तों देखिए ये हमारा पर्यंत के आधार पर हो गया, ठीक है, ये दूसरा नंबर में था। अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर की। देखिए भाई, उच्चारण के स्थान पर उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण। अब देखिए दोस्तों, उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर पे आता है कंठ, जिसको हम बोलते हैं गले। ये कंठ से जो है पूरा क वर्ग, यानी ये जो है आपका क, ख, ग और घ। अब दूसरा नंबर में है आपका तालु। तालु से जो है ये आता है च वर्ग। जैसे हो गया च, छ, ज, झ और इया। मूर्धन्य, ये मूर्धन्य क्या होता है, तो तालु का अगला भाग, तालु का अगला भाग जो है क्या होता है, मूर्धन्य होता है। और इस मूर्धन्य से क्या चीज का उच्चारण होता है, ट वर्ग का। तो ट वर्ग में जितने भी आते हैं ट, ह, ड, ढ और ये दंत से, दंत यानी दांत से, ये आता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। वत्सल किसके कहा जाता है, जो दांतों के मूल, दांतों के जो मूल भाग होते हैं, मूल, दांतों के मूल से। छठा है ओष्ठ, ये जो है दोनों ओर से आता है, ये क्या आता है, क वर्ग आता है। क पर जितने भी हैं, जैसे हो गया क, ख, ब, भ और न। ये है आपका दंतोष्ठ, ये है दंतोष्ठ, यानी दांत प्लस ओठ। इसमें क्या आता है, तो आता है व और क। और आठवां नंबर में है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र से जो है ये हमारा भ सिर्फ आता है। तो ये आपका क्या था भाई, ये उच्चारण के स्थान के आधार पर जो है ये व्यंजन वर्ण का वर्गीकरण था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये दांतों के मूल से प्राणवायु अथवा श्वास के आधार पर व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। पहला नंबर में अल्पप्राण। देखिए दोस्तों, ये अल्पप्राण का मतलब होता है थोड़ा, और प्राण जिसको हम लोग क्या करते हैं, श्वास। प्राण को क्या है, ये वायु जो हम श्वास लेते हैं इसे प्राण कहा जाता है, ठीक है। तो अल्पप्राण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है, जिसके उच्चारण में कम वायु निकलती है उसे अल्पप्राण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अल्पप्राण वायु में क्या होता है, ये आप याद रखिएगा, पहला, तीसरा और पांचवा लेटर। पहला, तीसरा और पांचवा लेटर में जितने भी आते हैं, जितने वर्ग आते हैं, वो वर्ग जो है अल्पप्राण कहलाते हैं। जैसे क वर्ग का क,
च वर्ग का क वर्ग का क नहीं फिर ग और फिर ये हो गया अंग। उसके बाद च वर्ग का च, छ छोड़ करके ज, उसके बाद इया, उसके बाद हो गया ड ड न, उसके बाद हो गया त द न, उसके बाद ये है प प म। ये जो आप देख रहे हैं आप, ये आपका क्या है अल्पप्राण, ठीक है, ये आपका क्या है भाई अल्पप्राण। अब चलिए दूसरा हम बात करते हैं महाप्राण। ये देखिए महाप्राण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में बहुत अधिक मात्रा में श्वास बाहर की ओर निकलती है, उसे महाप्राण व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो देखिए इसमें जो है 1 3 5 हो गया, तो ये आपका क्या होगा दूसरा और ये चौथा, ठीक है। दूसरा और चौथा जो भी वर्ण आएंगे वो आपका महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाएगा। जैसे आपका हो गया फ, उसके बाद आपका हो गया छ, झ, उसके बाद हो गया थ, ध, धा, उसके बाद आपका हो गया फ, धा, उसके बाद फ, भ। तो ये जो है आपका ये व्यंजन वर्ण जो है आपका महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाता है। समस्त उष्ण वर्ण, उस वर्ण महाप्राण होते हैं। समस्त उष्ण वर्ण, उष्ण वर्ण में क्या क्या आता है, आता था आप लोग पहले पढ़ चुके थे, तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व। ये तालम स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व ये जो है आपका महाप्राण में आते हैं। चौथा नंबर में, चौथा हो गया, पांचवा उच्चारण से होने वाली कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में आता है घोष व्यंजन वर्ण, दूसरा नंबर में आता है आपका अघोष, अघोष व्यंजन वर्ण। अब बात रहा कि घोष व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। अब देखिए भाई घोष व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो घोष व्यंजन वर्ण वैसा व्यंजन वर्ण होता है जिसके उच्चारण में हमारे गले में कंपन होती है। वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हमारे गले में कंपन होती है उसे घोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब बात रहा कि कौन कौन आते हैं, तो घोष व्यंजन वर्ण में य, र, ल, व, ये जो है य, र, ल, व ये घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे गले में क्या होता है, कंपन होता है। ये जो य, र, ल, व देख रहे हैं ये क्या अंत अस्त है, अंत अस्त व्यंजन वर्ण, अंत अस्त व्यंजन वर्ण, अंत अस्त व्यंजन वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं, घोष व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, इस देखिए घोष व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि जितने भी सारे वर्ग आते हैं वो अंतिम तीन यानी लास्ट वाला जो तीसरा होता है, लास्ट वाला जो तीसरा हम बात कर रहे हैं, जितने भी वर्ग आते हैं उसका लास्ट का तीसरा यानी लास्ट, लास्ट थर्ड, लास्ट जो है थर्ड वाला, यानी जैसे क ख ग बोले तो क ख लास्ट थर्ड जो हो गया आपका ग, घ और अंग। उसके बाद चौथा छोड़ देंगे ज, झ और इया। उसके बाद हो जाएगा ट, ठ, द, ट, ठ, ड, ध और न। उसके बाद क्या हो जाएगा त, थ, द, ध और न। उसके बाद
फ, फ, व, भ, अन। ये लास्ट वाला जो तीसरा जो है वर्ड वो आपका घोष व्यंजन वर्ण कहलाता है। घोष व्यंजन वर्ण इसलिए कहलाता है क्योंकि इनके उच्चारण में हमारी जो है स्वर तंत्रियां होती है वो स्वर तंत्रियों में कंपन होती है, इस कारण से इसे घोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं दूसरा नंबर में कि ओ घोष व्यंजन वर्ण। वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होती है तो उसे अघोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये अघोष में जो है प्रथम दो वर्ग, अघोष में क्या है प्रथम दो वर्ग, प्रथम दो वर्ग, प्रथम दो वर्ग में क्या क्या आता है, जैसे यहाँ तीसरा था तो यहाँ पर दे दीजिए ये क, उसके बाद ये हो गया च, उसके बाद जो है ट और ये ठ, उसके बाद हो गया त और ये थ और ये हो गया आपका प और ये फ। ये जो आप देख रहे हैं प्रथम दो वर्ण जो है ये आपका क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन वर्ण कहलाता है। अघोष व्यंजन वर्ण के अलावा इसके अलावा जो है अघोष व्यंजन वर्ण में तालम स, मूर्धन स, दंत स, ये भी जो है आपका क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन वर्ण। इनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कोई भी कंपन नहीं होती है, इस कारण से इसे जो है अघोष व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अब देखिए अगला भाग में प्रयत्न या कोशिश, प्रयत्न या कोशिश के आधार पर व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अग्र व्यंजन वर्ण, दूसरा पश्य व्यंजन वर्ण, तीसरा मध्य व्यंजन वर्ण। देखिए यहाँ पर जो आपको बतलाया गया है प्रयत्न या कोशिश, तो ये प्रयत्न या कोशिश किन अंगों के द्वारा, तो यहाँ पर जो है जीव हमारा प्रयत्न या कोशिश कर रहा है। इन वर्णों के उच्चारण में हमारा जीव जो है मदद कर रहा है, कोशिश कर रहा है उच्चारण करने में। अब जैसे देखिए अग्र व्यंजन वर्ण, ये अग्र व्यंजन वर्ण होता है वैसा व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग मदद करता है, उसे अग्र व्यंजन वर्ण कहा जाता है। अग्र व्यंजन वर्ण में कौन आते हैं, ई, हर्षई, ए और ऐ। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ मध्य में आता है, फिर ये हो गया आ, ई हर्षई, ऊ हर्षऊ, ए आए, हाँ ये आए हो गया, ओ आओ। अब देखिए दोस्तों ये प्रयत्न या कोशिश के आधार पर व्यंजन वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। अग्र व्यंजन वर्ण, इसमें क्या होता है कि जीव का जो आगे वाला भाग होता है उसकी मदद से इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है, उसे अग्र व्यंजन वर्ण कहा जाता है। जैसे आपका ई, हर्षई, ए, ऐ। पश्य व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि जीव का जो पिछला भाग, जीव का जो पिछला भाग जो है वो थोड़ा जो है ऊपर की ओर होता है और ऊपर की ओर उठने से जो है व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। तो अब देखिए ऊपर की ओर उठने से जो है जिन वर्णों का उच्चारण होता है प्रयत्न या कोशिश के आधार पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये हो गया छ, र, या, स्र, ये क, हलन, ठीक है।
भाई देखिए ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है, इन्हें क्या है अक्ष, त्र, ज्ञ, अक्ष को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इनके देखिए यहाँ पर इनके उच्चारण में जो है क्या है कि एक से अधिक यानी दो से अधिक, एक से अधिक जो बोल सकते हैं कि ये वर्णों का जो है मिल करके बना हुआ। जैसे यहाँ अक्षों में क हलंत आया, उसके बाद स हलंत प्लस अ, ये हो गया आपका अक्षर। त्र में क्या होगा तो हलंत, र हलंत प्लस अ। ज्ञ में क्या हुआ ये हो गया ज हलंत, इया हलंत और अ हो गया। त्र में क्या हो गया तालव्य में स हलंत, र हलंत और अ। तो ये हो गया। अब आप लोगों का जो है व्यंजन वर्ण पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगले क्लास में जो है हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ लिए। अब वर्ण के बाद दूसरा नंबर में आता है शब्द, शब्द के बारे में पढ़। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर दिस वीडियो। और आप लोग से जो है यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भाई जो है इस वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें और बार बार देखें। बार बार चूंकि इस वीडियो को अगर आप बार बार देखते हैं तो यह वीडियो जो है आपको बहुत ज्यादा जो है आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आपको जो है अगर एक से अधिक बार आप देखते हैं तो आपको जो है याद करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम दो से ज्यादा या अधिक बार अलग अलग टाइम में हम रिवाइज करते हैं तो वह हमारे दिमाग में फिट हो जाता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो है यह वीडियो अगर पसंद आया है तो आप अपने मित्रों से, ठीक है, मित्रों से संपर्क करें, मित्रों को बताएं वीडियो के बारे में और वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। चलिए, थैंक्स फॉर